हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर ए आर लोन। हमने पिछले कुछ टाइम से जब फील्ड असिस्टेंट और इंस्पेक्टर का एग्जाम की डेट निकली हुई थी, तो हमने भी सोचा कि कुछ न कुछ आपके लिए वीडियोस लेकर आएं और हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए। तो मुझे आज पेपर देखकर बड़ी खुशी हुई कि बहुत सारे क्वेश्चन जो थे हमारे, जिन जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा अच्छा खासा जो पोर्शन है वो जो हमारे वीडियोस जो हमने बताए थे वहां से आए थे क्वेश्चन। तो आज का हम जो वीडियो रहने वाला है इसमें हम फील्ड इंस्पेक्टर का जो एग्जाम रहा आज, जो फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी प्रोविजनल आंसर की भी आ चुकी है, तो उसी को हम मद्देनजर रखते हुए आज का क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन आया हुआ था वो था, अरेंज द फॉलोइंग नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स इन द सीक्वेंस ऑफ हायर टू लोअर हीटिंग वैल्यूज। यहाँ पे जो ये आपको नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल दिख रहे हैं, इनमें से बताना है सबसे हाई वैल्यू किसकी है हीटिंग वैल्यू, और सबसे कम जो है वो किसकी है। हाई की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है आंसर की के ऊपर ए जो है इसका आंसर दिया गया है। तो इसका मतलब है कोल जो है, कोल पहले नंबर पे आ रहा है, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आ रहा है वो है पेट्रोलियम, तीसरे नंबर पे आ रहा है नेचुरल गैस, और चौथे नंबर पे आ रहा है हाइड्रोजन। तो नंबर 1 कोयल आ रहा है और लास्ट पे आ रहा है हाइड्रोजन। सेकंड क्वेश्चन क्या है जी? सेकंड क्वेश्चन जो है वो बताया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने जो लेक्चर लाए हैं, हमने बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको बताई है। आई होप आपको उससे बहुत फायदा मिला होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग। पहला है अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 22। दूसरा है अमोनिया इज द फॉर्म ऑफ कार्बोनेशियस इंप्योरिटी। तीसरा है पोर्टेबल वाटर इज ए मिनरल वाटर, और चौथा है वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 22। तो इसका जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है सी, ओनली डी। क्या है? ओनली डी। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो सेलिब्रेट होता है मार्च 22 को। बाकी जो 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं वो क्या है? वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां बताना है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। और ये चीज मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि ये चीज जो पॉइंट है करेक्ट या इनकरेक्ट, पहले आपको ये देखना है, उसके बाद नीचे टिक करना है क्या इसमें कोई सही है या गलत है। मे भी वहां पूछ लेते इनकरेक्ट क्या है, और आप यहां डी डाल देते तो आपका क्वेश्चन यहां पे गलत हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या पूछी गई है? क्वेश्चन नंबर 3 का पूछा गया है, यूट्रोफिकेशन कॉजेज द वाटर पोल्यूशन एंड डेथ ऑफ एक्वेटिक लीव्स। दूसरा पूछा गया है, फास्फोरस से नाइट्रोजन कॉज द यूट्रोफिकेशन। तीसरा है स्मॉग कॉजेज द यूट्रोफिकेशन। चौथा है वाटर हाइसिंथ इज द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। आपको बताना है इसमें से कौन सी जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। एज पर हम जो आंसर की है वहां पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बी, ए एंड बी। यानी जो ए है यूट्रिफिकेशन, ये कॉज करता है वाटर पोल्यूशन और डेथ ऑफ एक्वेटिक लिव्स। उसके बाद यहाँ पे जो है वो बी बताया गया है, फास्फोरस और नाइट्रोजन जो है वो कॉज करते हैं यूट्रिफिकेशन। बाकी अगर हम बात करें, ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में बताया जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए एबायोटिक फैक्टर। और मैंने आपको बताया हुआ है कि एबायोटिक और बायोटिक में क्या फर्क होता है, क्या एबायोटिक है और यूबायोटिक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा वो आपके सामने है, एयर जो है वो एबायोटिक आएगा, क्योंकि हमें नॉन लिविंग के बारे में बताना है, हमें लिविंग थिंग के बारे में नहीं बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो डिस्कस किया हुआ है एग्जाम के जो पूछा गया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहां पे आपको देखना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है, कौन सा करेक्टली मैचड है। कंसीडर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर बताया गया है वो बताया गया है ए। क्या है? ए है। मतलब क्या है इसका? अब देखते हैं। ये है बी और ये है डी। ये है बी, ये है डी। इसमें क्या है? बी का जो आता है, बी का आता है एक्सिस नाइट्रेट्स। ब्लू बेबी डिजीज किससे होता है? जब एक्सेसिव नाइट्रेट्स होगा। और दूसरा बताया जा रहा है HNO3। HNO3 जो है उससे क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है इसका? HNO3 का क्या आएगा? नाइट्रस ऑक्साइड आएगा। तो B3 का आएगा ब्लू बेबी डिजीज आएगा। और जो दूसरा है HNO3 का क्या आएगा? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं NHO3। HNO3। ओके।
क्वेश्चन नंबर 6 है विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन सीवेज indicates that decomposition of nitrogenous organic matter impurity has just started in the wastewater. Nitrites, एल्ब्यूमिनाइडल नाइट्रोजन, अमोनिया या फिर नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर दिया गया है वो है बी, एल्ब्यूमिनाइडल नाइट्रोजन जो है इसका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है ए सीवेज ऑफ 3% diluted sample is incubated for 5 days at 50 degree Celsius and demand of oxygen depletion found to be 3 मिलीग्राम पर लीटर। एस्टिमेट बीओडी ऑफ सीवेज आफ्टर 5 डेज। तो आपको निकालना है सीवेज के बारे में और हमने आपको बताया भी है लेक्चर के अंदर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 100 mg पर लीटर। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है विच बैक्टीरिया लिव ऑन डेड, डेड के ऊपर रहता है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इन डेड टिश्यूज, हेंस बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। यहाँ पे बेनिफिशियल है वो किसके लिए, मेन टू मैनकाइंड के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सैप्रोफाइट्स आप समझ सकते हैं, यानी से इसका आंसर मिल जाता है कि डिकेइंग के ऊपर जो ये फीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं, जो भी क्वेश्चन आए हैं टफ क्वेश्चन नहीं है, बड़े इजी क्वेश्चन हैं और आई होप आपने पेपर जो है वो अच्छा किया होगा। इसका आंसर आएगा रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। विच अमंग द फॉलोइंग इज अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस, ये आएगा रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आज के इस वीडियो में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है आज के इस पेपर के अंदर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या बताई जा रही है, स्टेटमेंट बताई जा रही है आपको ये जो 7.0 pH वैल्यू होती है हैज मोस्ट एफिशिएंट डिसइंफेक्शंस बाय क्लोरिनेशन। दूसरा है 7.0 pH इज लो अल्कालिन। तीसरा है 7.0 pH इज हाई एसिडिक। नंबर 4 है 14 pH इज हाई अल्कालिन। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आपको बताना है इसका आंसर क्या है, और इसका जो आंसर एग्जाम के अंदर आया हुआ है वो है ए एंड डी। ए का मतलब क्या है, 7.H वैल्यू हैज मोस्ट एफिशिएंट डिसइंफेक्शन बाय क्लोरिनेशन, ये ठीक है। दूसरा क्या बताया जा रहा है 14 pH इज हाई अल्कालिन, तो ये इसके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग वेस्ट वाटर और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर यूजिंग एरेशन एंड बायोलॉजिकल फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। क्या है जी, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, जो हमने डिस्कस किए हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि 100% क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनके लिंक जो है अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ जर्म्स इन बैक्टीरिया। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, HOCl, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेज टर्बिडिटी इन वाटर। हमने टर्बिडिटी के बारे में पढ़ा चुके हैं, किस तरह से करते हैं, चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी, सस्पेंडेड सॉलिड्स। क्या आएगा, सस्पेंडेड सॉलिड्स। बहुत से बच्चे जो कमेंट्स करते हैं नहीं सर आपने जो क्वेश्चन करा रहे हैं ऐसे करा रहे हैं, वैसे करा रहे हैं, गलत करा रहे हैं, तो ये ऐसा सिस्टम है नहीं, पैटर्न ऐसा है नहीं। तो देखिए जो पैटर्न होता है, अगर हम आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें होगा मटेरियल, तभी हम ला रहे हैं। इतने बेवकूफ तो हम है नहीं कि आपके लिए ऐसी हम वीडियो फालतू में लाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। यहां पहले बताया गया है जो फिजिकल कैरेक्टर नहीं होगा। तो इसका जो आंसर दिया गया है आज के आंसर की में है पीएच। कलर जो है, ऑर्डर जो है, टेम्परेचर जो है ये फिजिकल है, पीएच इसका केमिकल में आ जाता है, इसमें पीएच इसका नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है आज के इस पेपर के अंदर, व्हाट इज द एक्सेप्टेबल रेंज फॉर थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। तो इसका जो आंसर है वो है 1 2 3 थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, the concentration of OH ion in a water sample is measured as 17 mg per liter at 25 degrees Celsius. What is the pH of water sample? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 11। क्या आएगा, 11 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ EI है, तो इसको क्या पढ़ाना आपको समझना है। तो ये आप सभी जानते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है इसको कहते हैं। अगर किसी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो वो क्या कहेगा।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है जी, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे पेयर दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा जो पेयर है वो ठीक है इसके अंदर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, ए का है 2 और बी का है 1। ग्रेविटी फिल्टर आता है स्लो सेंट फिल्टर के अंदर, ग्रिड जो है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द ISO 14000 सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड। देखो, स्टैंडर्ड आपने देखा सिलेबस के अंदर कहीं आपको नजर आया, बट मैंने स्टैंडर्ड्स के ऊपर अलग से लेक्चर लाया क्योंकि मुझे पता था कि ये क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। अब आप देखिए, जिन्होंने वो पढ़ा होगा, जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो किया होगा, उनको आराम से उन्होंने क्वेश्चन किया होगा कि क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका आंसर डी है। अब इस बच्चे ने, जिस बच्चे ने मुझे पेपर शेयर किया है, इसने पूरा हमारा यूट्यूब चैनल देखा हुआ है, और हम ये नहीं कहते कि सिर्फ ये डिपेंड रहा यूट्यूब के ऊपर, बल्कि इसने खुद से मेहनत की हुई है, इसीलिए अभी तक इसके जो जो भी क्वेश्चन है वो हमें सही दिख रहे हैं। तो कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आपका जो पेपर है अभी तक हमने देखा, हर क्वेश्चन जो है आपका ठीक नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन वाज द फैक्टर सेंटर एक्टेड इन इंडिया? फैक्ट्रीज एक्ट फैक्ट्रीज एक्ट इनेक्टेड, व्हेन वाज द फैक्ट्रीज एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट, 1948 में हुआ है। देखिए, जो पेपर हमने इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे, वहां पे जब देखोगे लेक्चर तो बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आपको मिलते जुलते दिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की इन्वायरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया? तो ये हमने सब पढ़े हैं, MOEFCC, CPCB, SPCB, DOE, हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। इस बच्चे ने तो पढ़ा है, पूरा फॉलो किया है, इसीलिए इसने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखो, टिक किया है इसने। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, जो कोई एनवायरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है इंडिया के अंदर, बट ये जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, बिल्कुल ये तीनों ये हैं। Which victim of an accident is liable for Public Liability Insurance Act 1991? इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हैंडलिंग हैजर्डस सब्सटेंस, जो है इसका आंसर आएगा, और इस बच्चे ने जो है इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट टू बी डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंट लॉ? और हमने आपके लिए 2-3 लेक्चर लाए हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, ताकि आपको अच्छी तरह से आए। क्योंकि बहुत से बच्चों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और हमें उसको नीचे से कमेंट भी किए, अच्छे कमेंट भी किए, और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी नहीं किए। तो चलो कोई बात नहीं है। तो हमें क्या बताना है इसमें? नॉट इन इंटरनेशनल। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है डी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस जो है 1988, ये इसमें आएगा, नॉट द की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 है, विच इज द मोस्ट recent pronouncement of the government's commitment to improve environmental condition? क्वेश्चन नंबर 24 ये क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आएगा नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करें, इसमें है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। 25 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 25 का आंसर आ रहा है डी, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, ठीक है। तो ये ए है, यूनिट ऑफ BOD COD हो गया यूनिटलेस, NGT होता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो ये इसका हमें बताना है आर करेक्टली मैचड। पहले आपको यहां देखना है, फिर यहां देखना है, ठीक है। अब आपने देखा होगा, जो हमने लेक्चर लाए थे लास्ट 3-4 लेक्चर, उन्हीं से क्वेश्चन जो है, अक्सर ज्यादा क्वेश्चन जो वहां से आ रहे हैं। Arrange the following environment legislation in India in chronological order with respect to their passing and enactment. तो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं आपको बताना है इसमें। तो इसका जो आंसर आएगा 26 का वो आएगा बी, क्या आएगा? 3, 4, 2, 1। देखो क्या है, पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद है वाटर प्रिवेंशन एक्ट, उसके बाद है फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट, उसके बाद है एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें देखना है, तो किस तरह से पास, पहला कौन सा हुआ, फिर दूसरा कौन सा हुआ, तीसरा कौन सा हुआ, तो इसका आंसर ये आता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 27 है, अरेंज द फॉलोइंग एनवायरनमेंट मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमने मूवमेंट्स के लिए आपको बताया था, पढ़ाया भी था कि मूवमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, आप पढ़िएगा, और हमने लेक्चर लाया भी था। बहुत से बच्चों ने लाइक किया, जो ठीक है, जिन्होंने नहीं लाइक किया तो आज लाइक कर दें, ठीक है। 27 का जो आंसर आ रहा है वो डी आ रहा है। क्या आ रहा है? डी आ रहा है। देखो, सबसे पहला जो है चिपको मूवमेंट आया, उसके बाद आता है साइलेंट वैली मूवमेंट, उसके बाद आता है जी एपिको मूवमेंट, ओके। उसके बाद आता है जी नंबर 1 आंदोलन जो है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, ये आता है जी। देखिए, पहले पे आता है चिपको मूवमेंट, तीसरा आता है, पहले तीसरा आता है, फिर दूसरा आता है, फिर चौथा आता है, फिर लास्ट पे पहला आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एनवायरमेंटल डिजास्टर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में यहाँ पे आपको बताने हैं, अरेंज करने हैं फॉलोइंग एनवायरमेंट डिजास्टर। तो क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। देखिए, पहला आता है ये नाइजर डेल्टा ऑयल पोल्यूशन, ये नंबर 1 पे आता है। नंबर 2 पे आता है तीसरा इटली सेविको ऑक्सीजन क्लाउड्स पे आता है। तीसरा आता है जी आपका इंडिया भोपाल साइनाइड गैस लीकेज। और नंबर 4 जो आता है वो आता है रोमानिया साइनाइड स्पिल्स। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, फील्ड स्टैंड के अंदर भी। तो व्हाट इज द शेप ऑफ वार्निंग साइंस, वार्निंग साइंस के क्या क्या शेप हो सकती है, और मैंने ये लेक्चर भी लाया था, तो आई होप आपने वो पढ़ा होगा। 29 का जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रेंगुलर। क्या आएगा? ट्रेंगुलर जो होता है, ये शेप होती है हमेशा, जो वार्निंग साइंस होते हैं, आपको साइंस पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपने साइंस नहीं पढ़े हैं तो पढ़ने पड़ेंगे। व्हाट इज फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं भाई? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका जो आंसर आ रहा है क्वेश्चन 30 का, वो आ रहा है एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम आ रहा है। क्या आ रहा है? एक्टिव फायर प्रोटेक्शन का जो है आंसर आ रहा है। क्वेश्चन 31 है, व्हाट इज एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ लेड इन ड्रिंकिंग वाटर। तो इसमें अगर हम बात करें 31 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है डी, ठीक है, 0.01 mg पर लीटर लेड ड्रिंकिंग वाटर। अगर आपने लेक्चर देखे होंगे तो आई होप आपको ये जो भी क्वेश्चन हम अभी डिस्कस किए हैं, ऑलमोस्ट हमने सभी क्वेश्चन जो है आपके अपने लेक्चर्स के अंदर पढ़े हुए हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 है, और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो, क्योंकि ये लेक्चर जो है इसमें इंपॉर्टेंट था, और आपने देख लिया कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। मुझे लगता है शायद वही वीडियोस देख के उन्होंने ब्लैक पेपर निकाला हुआ है। विच आर द फॉलोइंग एबो, विच आर द एबो स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको बताना है कौन सी इसमें करेक्ट है, तो इसको स्टेटमेंट को आप देखना पड़ेगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। ए, बी एंड सी जो है ये सही है। द स्मेल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज लाइक रोटन एग, ये आपको मैंने बताया हुआ था, कि हमने पढ़ा हुआ था। प्रेजेंस ऑफ algae इन वाटर इंक्रीज एलिनिटी ऑफ वाटर, ये भी हमने पढ़ा हुआ था। अल्कली साल्ट्स आर यूज्ड टू बैलेंस पीएच ऑफ एसिड वाटर, ये हमने पढ़ा हुआ था। तो आई होप कि आपने जो ने पढ़ा होगा, उन्हें लेक्चर जो ये आज का पेपर जो दिया होगा उसमें अच्छे मार्क्स लिए होंगे। विच कलर ऑफ ए क्या इंडिकेट्स गुड एयर कंडीशंस। तो इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आता है ग्रीन। क्या आता है? ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा गया है? व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद इनऑर्गेनिक मैटर व्हाट डज इट फॉर्म्स। तो ये क्या बनाते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, क्या बनाते हैं इसको? क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। डी इसका जो है आंसर आएगा। 35 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको बताने हैं कौन सा पेयर जो है वो ठीक है। इसका जो आंसर है वो बी है। ए का है 4 आता है, और जो सी है, सी का क्या आता है? सी का 1 आता है। ये दो सही है तो आपको टिक करना है जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वेयर वर्ड्समैन फिल्टर पेपर इज यूज्ड। तो ये होते हैं to determine total suspended solids. Question number 37. Consider the following statement. Bacillia bacteria has a rod-shaped structure. बिल्कुल ये तो होता है। Koki bacteria has rod-shaped structure नहीं होता है। Spirilla bacteria has a rod-shaped structure नहीं होता है। तो only abo और इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो आपका जो only आएगा ए आएगा। Bacillia bacteria जो होता है वो rod-shaped उसका स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अरेंज द फॉलोइंग phases of disaster management in the correct sequence। क्या है? correct sequence में आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आ रहा है बी, 1 4 2 3। क्या आ रहा है? 1 4 2 3। पहले पे आएगा मिटिगेशन, दूसरे पे आएगा
प्रिपेयर्डनेस, तीसरे पे आएगा रिस्पॉन्स, चौथे पे आएगा रिकवरी। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का आपको पढ़ना है तो आप इजिली आप इसको टिक कर सकते हैं। 38 का जो है आंसर ये रहा। 39 क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स। ट्रिकलिंग फिल्टर्स के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, फिल्टर्स के बारे में आपको हमने पढ़ाया हुआ है। तो 39 का जो आंसर आएगा वो आएगा ए, 85% इसका आंसर आएगा। 40 है व्हाट इज प्लिंगटन। तो प्लिंगटन के बारे में आप जानती हैं, तो कोई भी बच्चा जो है इसको क्वेश्चन टिक कर सकता है। जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं उन्हें हम प्लिंगटन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है विच आर द फॉलोइंग्स आर अ पार्टनर ऑफ रमसार कन्वेंशन। रमसार कन्वेंशन के ऊपर भी हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। तो 41 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी, 1 2 3 एंड 4। मतलब पहला भी सही, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। बताना क्या है करेक्ट, ये आपको पहले देखना है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बर्ड्स लाइफ इंटरनेशनल इसी में है, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी है, वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट। तो 41 भी इसका आंसर आएगा। 42 की अगर हम बात करें, 42 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, वो है कि इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन हाउ मेनी persons are nominated by government which represent the companies or corporation owned, controlled or managed by central government। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। तो दो जो है इसका आंसर आएगा जी। ओके, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 का, अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 43 का, तो 43 का जो क्वेश्चन है जो आंसर है वो क्या आएगा, EIA ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स इंपैक्ट असेसमेंट ऑन। तो जो इसका असेसमेंट की बात हो रही है, तो जो इसकी असेसमेंट की बात हो रही है इसका आपको बताना है क्या इसका आंसर आएगा। नीचे कोर्स दिए हुए हैं, कोर्स दिए हुए हैं। तो पहला जो है जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, दूसरा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तीसरा है एरिड एनवायरनमेंट। तो 43 की अगर हम बात करें जो आंसर की कैसे जो आंसर है वो है डी, और वो पहले जियोलॉजिकल भी है, बायोलॉजिकल भी है, एरिड भी है। 43 का आंसर भी हो गया। अब है जी 44 का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है 44, फॉर डिटरमाइनिंग द हार्डनेस इन वाटर सैंपल व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए टाइट्रेंट। या क्वेश्चन नंबर 44 जो है इसका आंसर जो है वो है क्या है, वो है EDTA। EDTA जो है इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन 45 है कॉनिंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन। कब होता है कॉनिंग ऑब्जर्व्ड, कब कॉनिंग जो है ऑब्जर्व्ड आपको कब होगा, व्हेन क्या होता है। 45 का जो आंसर आएगा वो आएगा सी, न्यूट्रली स्टेबल एटमॉस्फेयर के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा कॉनिंग जो है वो ऑब्जर्व होती है। 46 क्वेश्चन क्या बता रहा है, as per solid waste management rule 2016 which ministry decides tariff or charges for the power generated for the waste to energy plant based on solid waste। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है सी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है इसका आंसर है जी। What is the principal aim of the National Clean Air Program NCAP। तो नीचे दिए हुए हैं, आपको बताना है इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। इसका आंसर है ए, NCAP was launched in January 2019 with an aim to improve air quality in 131 non-attainment cities। Question number 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 48 कह रहा है कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट है वो पब्लिश्ड बाय। देखिए ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपने जरूर, अगर आपने पढ़ा होगा तो सही किया होगा। तो जो भी आउटलुक रिपोर्ट्स थी, जो भी रिपोर्ट्स थी, जो टॉप रिपोर्ट्स थी हमने आपको बताई है। तो 48 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सी, UNEP। और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वीडियोस देखिएगा, तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है हमने जो लेकर आए हैं, खासकर जो लास्ट 4-5 वीडियोस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 49 की बात करें, क्राइटेरिया फॉर प्लांटेशन एट लैंडफिल साइट्स शुड बी। तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, 1 2 3 एंड 4। क्योंकि पहली बात यह है locally adopted non-edible perennial plants that are resistant to drought and extreme temperature। दूसरा है the selection of plants should be of such variety that their root does not penetrate more than 30 cm। These conditions shall apply till landfill is stabilized। Number 3 क्या है, selected plants shall have ability to thrive on low nutrient soil with minimum nutrient condition additions। Number 4 क्या है, plantation to be made in sufficient density to minimize soil erosion। तो ये इसका आंसर है। तो लैंडफिल साइट्स किस तरह से होना चाहिए, तो ये आप टिक कर सकते हैं।
आज का क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा गया इंस्पेक्टर फील्ड इंस्पेक्टर के अंदर, वो पूछा गया कि विच स्टेट ऑफ क्रोमियम इज मोर टॉक्सिक, तो ये आएगा इसका आंसर CR6+। क्वेश्चन नंबर 51 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट दी हुई है आपको बतानी है ये इनमें से करेक्ट क्या है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी 1 2 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 3 ओनली। नंबर 4 जो है वो नहीं आएगा। नंबर 4 क्या कहता है, एट लोअर कंसंट्रेशन क्लोरीन किल्स द माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय ऑक्सीडाइजिंग द सेल वॉल, ये गलत है। बाकी अगर आप देखोगे तो सभी जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, रिगार्डिंग द ओजोन लेयर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 52 क्वेश्चन जो है उसका जो आंसर है वो है बोथ 1 एंड 2 आंसर है, क्योंकि 90% ऑफ ओजोन ओकर्स नेचुरली इन द स्ट्रेटोस्फीयर, और दूसरी चीज जो है मिथाइल ब्रोमाइड इज एन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ODS है। तो अगर आपने लेक्चर देखे होंगे हमारे, तो वहां पे हमने ये क्वेश्चन डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। GRIHA is associated with which of the following? GRIHA 53 का क्वेश्चन नंबर जो 53 है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा बी ग्रीन बिल्डिंग्स। क्या आएगा, ग्रीन बिल्डिंग्स। उसके साथ आप बात करें जो परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल सस्पेंड सॉलिड्स जो है फॉर डिस्पोजल इन सरफेस वाटर्स फ्रॉम शुगर इंडस्ट्रीज, वो कितना होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 30। कितना आएगा, 30। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, विच मेथड इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ NO2 इन एम्बिएंट एयर, इन एम्बिएंट एयर। तो 55 का अगर हम आंसर की बात करें, इसका आंसर आता है बी बीटा एटेन्यूएशन, ये इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। NAQ के बारे में हमने आपको पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप क्वेश्चन जो है टिक सही कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। बाकी ओजोन है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें जो है वो ऑलरेडी मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 57 है, विद रेफरेंस टू द मॉन्ट्रिक्स प्रोटोकॉल विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं। 57 का जो आंसर आएगा वो आएगा ए। क्यों आएगा ए, इट इज ए रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स वेयर change in ecological character have occurred or occurring or likely to occur as a result of human intervention. Question number 58 है, विद रेफरेंस टू द किगाली एग्रीमेंट। ऑलरेडी हमने पढ़ा चुके हैं किगाली एग्रीमेंट के बारे में, आई होप आपने पढ़ा होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 and 2, क्योंकि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड as an amendment to the Montreal Protocol। दूसरा क्या बताया था हमने, it aim for the phase down of HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो आई होप आपने ये पढ़ा होगा, और सेम क्वेश्चन जो है हमने ये डिस्कस किए हुए हैं। क्वेश्चन 59 है, व्हाई डज द रिजनरेशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लेक टेक लॉन्गर व्हेन कंपेयर टू ट्रॉपिक डिसिडीज फॉरेस्ट आफ्टर रिमूवल। तो 59 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी, सोइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, अभी हमारे पास 60 क्वेश्चन और बाकी हैं, क्योंकि जो पेपर था 120 का क्वेश्चन का पेपर लिया गया था, और ये जो था OMR बेस्ड था, क्योंकि आप जानते हैं जो पहले कंपनी जो ऑनलाइन एग्जाम करवा रही थी उसके ऊपर बहुत से बच्चों ने एतराज किया। तो अब जो LG एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने कैंसिल करके OMR बेस्ड बना दिया है। तो यहाँ पे OMR बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग और इज आर हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये कोई क्वेश्चन टफ है नहीं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 and 2 ओनली, क्योंकि नेशनल पार्क्स भी आता है उसके अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आता है, बट बायोस्फीयर रिजर्व इसके अंदर नहीं आता है जी। ठीक है, उसके बाद है इमहॉफ टैंक। ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके थे इमहॉफ के बारे में। तो 61 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी, सेटलिंग एंड सेडिमेंटेशन। ठीक है, इमहॉफ टैंक ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ाया है। सेटलिंग एंड सेडिमेंटेशन के बारे में जो आता है ये इमहॉफ टैंक के बारे में आता है। 62 है, द लेयर फॉर्मेड बाय थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इन लेक्स आर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एपिलेमिनियन, थर्मोलिमिनियन, थर्मोक्लियन, हाइपोलिमिनियन, ये इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 63 क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है को जनरेशन और CHP रेफर्स टू, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। तो 63 का जो आंसर आएगा वो आएगा प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फ्यूल, फ्रॉम वन फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 64,
annual average of air pollution means total of dash dash measured in measurements in a year। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए पार्ट, क्या आएगा 104 ट्वाइस वीकली। 65 जो है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी लोकेटेड, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है नैरोबी के अंदर। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। What is the permissible limit of daytime industrial noise was recommended by who? ये भी हम पढ़ चुके हैं। 66 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 66 का आंसर आएगा बी 75 dB। Who guideline World Health Organization's value of ambient oil concentration of MP25 and MP10 in annual average scale in UG per m cube are respectively? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी 0.05 एंड 05 है इसका। क्वेश्चन नंबर 68 क्या था, क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया था विच अमेंडमेंट एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेटेड आर्टिकल 48A एंड 51AG इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 69 क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन वाज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। बेसिक क्वेश्चन है 2010 में जो है ये एस्टैब्लिश हुआ है, उसके बारे में हमने लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। नॉइज पोल्यूशन हैज बीन इंसर्टेड एज पोल्यूशन इन द एयर एक्ट इन ये 1987 के अंदर जो है ये इनेक्ट हुआ था। तो 70 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1987। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, म्युनिसिपल सीवेज स्लज कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर बट मे बी अनसूटेबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स की प्रेजेंस की वजह से जो है ये अनसूटेबल होता है। 72 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी द कंपोनेंट ऑफ फोटो केमिकल स्मॉग। तो अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, इसको छोड़ के जो है बाकी कंपोनेंट जो है वो क्या है, लिखा हुआ है नॉट द कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो ये फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर नहीं आता है, बाकी जो है तीनों के तीनों आते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 73 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बोर्न डिजीज। आपको बताना है इनमें से कौन सा वाटर बोर्न डिजीज नहीं है। तो शाइजोस्टोमोसिस जो है शेस्टोसोमोसिस जो है ये वाटर बोर्न डिजीज नहीं है। कोलेरा है, डिसेंट्री है, हेपेटाइटिस है, ये तीनों जो है ये वाटर बोर्न डिजीज के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड ड्यूरिंग EIA। 74 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑल द डेटा कलेक्शन एनालिसिस एंड डेवलपमेंट प्लान समराइज टुगेदर इन वेल स्ट्रक्चर्ड एंड कोइंसाइड डॉक्यूमेंट, ये इंक्लूड नहीं है। बाकी तीनों जो है वो इंक्लूड है। हमें क्या बताना है, कोई इंक्लूड नहीं है। 75 क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पे एक असर्शन है, दूसरा रीजन है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर आएगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट असेसमेंट जो है एक मोर एडवांस टूल होता है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट का। दूसरा है SEA इज एप्लीकेबल एट द लेवल ऑफ पॉलिसी प्लानिंग एंड प्रोग्राम। तो ये जो है इसको एक्सप्लेन भी करता है, दोनों सही भी है, तो इसका आंसर जो है यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट रूल 2016 लैंडफिल साइड शुड बी हाउ मेनी मीटर्स अवे। ये 100 मीटर कम से कम ये दूर होनी चाहिए। Which one of the categories of development does not require environmental impact assessment report? तो 77 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी, कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना पड़ेगा। कैटेगरी A प्रोजेक्ट क्या होते हैं, B2 क्या होते हैं, B1 क्या होते हैं, B1 एंड B2 प्रोजेक्ट क्या होते हैं। 78 की बात करें, इन नाइट्रोजन साइकिल एलिमेंटल नाइट्रोजन रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। क्या कौन सी प्रोसेस है, तो इसमें बिल्कुल इजी है, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। ऑलरेडी हमने लेक्चर जो है वो पढ़ाया हुआ है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये 7th 8th का क्वेश्चन है, कोई बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है। 79 की बात करें, आपको मैच करने हैं कौन सी कैटेगरी के साथ, जो है लिस्ट 1 जो है लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करवानी है, किसकी तो जो है लिंक है रिस्पेक्ट है प्लास्टिक पैकेजिंग के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो 79 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी, मतलब ए का आएगा। तीसरा जो कैटेगरी 1 है वो है रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा आता है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग सिंगल और मल्टीलेयर। तीसरा अगर हम बात करें कैटेगरी 3 की, तो ये जो है वो आता है आपका मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक पैकेज। और लास्ट कैटेगरी 4 है वो है कैरी बैग्स ऑफ कंपोस्टेबल प्लास्टिक। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 80 की बात करें, 80 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच मेथड इज कॉमनली एम्प्लॉयड बाय द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA
फॉर एस्टिमेटिंग फॉस्फोरस लेवल इन वाटर सैंपल्स। तो 80 का जो आंसर आएगा वो आएगा सी। क्या आएगा? सी। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस इज यूजिंग द एस्कॉर्बिक एसिड मेथड जो है ये इस्तेमाल होता है। स्मॉग इज द मिक्सचर ऑफ, स्मॉग कौन सा मिक्सचर है? तो 81 का जो आंसर है वो है सी, स्मोक एंड फॉग इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है बच्चों कि ओजोन होल के बारे में बताया गया है, इज प्राइमरली कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ व्हिच टाइप ऑफ केमिकल टू द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जो ऑलरेडी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ऑलमोस्ट ये पेपर जो है वहीं से पूछा गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका आंसर आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो इसका आंसर आएगा। द टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू, टर्म बायोडाइवर्सिटी कहां से रेफर्स टू, तो इसका क्या आंसर आएगा? 83 का आंसर आएगा वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ए स्पेसिफिक रीजन जो है इसका आंसर आएगा। 84 है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ विच पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर। तो 84 की हम बात करें इसका आंसर आएगा डी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है एसिड रेन आप समझ सकते हैं। उसके बाद दूर जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 में बात करेंगे द एग्जांपल ऑफ हेल्थ हैजर्ड एसोसिएटेड विद एनवायरनमेंट पोल्यूशन इज, वो क्या है? 85 का आंसर जो है वो है सी, रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। Which other following disease is majorly caused due to the ozone depletion? तो ये जो 86 है वो आएगा स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ चुके हैं और भी पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है इसी के रिलेटेड आने वाले हैं। द एस्टिमेटेड डिजाइन पीरियड ऑफ फॉर सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी टाइपिकली रेंज फ्रॉम, ये कहां से इसका रेंज कहां से कितना होता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, 10 to 20 years। उसके बाद है हाउ मेनी, क्या है? हाउ मेनी टाइप ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज प्रेजेंट इन वाटर। 88 का आंसर आएगा ए 2। 89 क्वेश्चन है इफ द एरिया ऑफ रिएक्टर इज 0.25 m क्यूब तो विच वाटर इज फ्लोइंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द फ्लो रेट? आपको निकालना है, पढ़ना है, इक्वेशन आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ऑलरेडी वहां पे हमने डिस्कस की हुई है, 2.5 m क्यूब पर सेकंड इसका आंसर आएगा भाई। क्वेश्चन है 90 विच टाइप ऑफ पंप्स आर वाइडली यूज्ड इन वेस्ट वाटर प्लांट्स फॉर फ्लो एंड प्रेशर। तो 90 का अगर हम आंसर की बात करें इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है डी, डायफ्राम पंप्स जो है हमने पढ़ा भी है और आप फिर पढ़िएगा पंप्स के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर ये है द यूनिट ऑफ सीओडी प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर इज, क्या है? तो 91 अगर हम बात करें इसका आंसर आएगा बी, mg पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 92 The BOD biochemical oxygen demand of wastewater is measures of, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा amount of oxygen required by bacteria to decompose the organic matter in the wastewater। क्वेश्चन नंबर 93 है द नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर एंड, और क्या है इसका आंसर क्या आ सकता है? इसका जो आंसर आएगा सॉलिड रिटेंशन टाइम SRT। 94 क्वेश्चन पूछा गया है एक टाउन के अंदर एक पॉपुलेशन जो है वो 60,000 है और डेली सीवेज डिस्चार्ज होता है 1000 m3। व्हाट इज द पर कैपिटा सीवेज डिस्चार्ज फॉर द टाउन? तो कितना हो सकता है? इक्वेशन लगाइएगा वहां पे। तो 94 का जो आंसर आएगा वो आएगा ए, 0.016 m पर क्यूब पर डे। हालांकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। विच वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन इन द इफ्लुएंट फ्रॉम द सीमेंट इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है और आपने पढ़ा है तो आप बोलेंगे यस, अगर नहीं पढ़ा है तो आप बोलोगे नो। 95 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी, हाई लेवल ऑफ हैवी मेटल्स। What is a significant advantage of a membrane batch reactor over conventional treatment method? तो 96 का आंसर क्या आएगा? ये आएगा enhanced removal of pathogens and suspended solids। A sequencing batch reactor SBR is operated in a fill and draw cycle. The cycle time is 8 hours. The aeration time is 4 hours. What is the fraction of the cycle time with the SBR is aerated? तो SBR के बारे में आप पढ़िएगा। तो इसका जो आंसर यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 0.5। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें the activated sludge process a biological waste treatment method that primarily removes, वो क्या करती है? 98 का जो आंसर आ रहा है यहाँ पे वो क्या आ रहा है? वो हमारा आ रहा है बी आंसर। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इसका आंसर है। 99 की हम बात करें व्हाट परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स डज वेस्ट वाटर यूजुअली हैव, तो 99 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.1%। आज का क्वेश्चन नंबर 100 हमें कितने करने हैं? 120। Which of the following is not a unit operation in waste water treatment? 100 का आंसर आ रहा है डी, एक्वलाइजेशन जो है इसका आंसर है।
101 which wastewater treatment process relies on the growth of microorganisms in suspended sludge to treat, और ये देखिए मैटर 101 का जो आंसर आ रहा है वो है ए, आपका एनारोबिक डाइजेशन जो है इसका आंसर आएगा जी। Which industry typically generates wastewater with high level of organic pollutants and with require specialized treatment? 102 का जो आंसर है वो है बी, टैनरी जो है इसका आंसर आएगा। 103 what type of microorganisms are predominantly active in a UASB upflow anaerobic sludge blanket reactor? तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी, anaerobic microorganisms। 104 which of the following is not a primary component in environment impact assessment process? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, adoption of mitigation measures। 105 which impact methodology makes use of remote sensing approach in environment assessment process? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, overlaying technique जो है इसका आंसर है, overlay technique इसका आंसर है। 106 क्वेश्चन 106 question है defining the roles and responsibility comes under which stage of an environment management plan EMP? तो 106 का आंसर आएगा जी emergency response plan। क्वेश्चन नंबर 107 क्वेश्चन नंबर 107 वो क्या है? which International agreement signed in 1992 emphasize the importance of conducting EIAS for projects that may have transboundary environment impact? यार ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है रायो डेक्लेरेशन। क्या आंसर है? रायो डेक्लेरेशन से हम कहते हैं, और भी बहुत से नाम इसको दिए हुए हैं। When a cultural site comes under the impact lines of proposed project, the matter is relevant to, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा सोशो कल्चरल इंडेक्स। 109 which of the following pollutants is primarily assessed in air quality monitoring? 109 का यहाँ पे अगर आंसर की बात करें वो है ग्रीन हाउस गैस। 110 है SEA स्टेट्स फॉर, हम पढ़ चुके हैं पहले भी, स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट जो है इसका आंसर आएगा। और उसके बाद हम बात करें 111 के क्वेश्चन की, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डज GIS, हमने GIS के बारे में पढ़ा हुआ है, इसका जो इम्पैक्ट है ड्यूरिंग साइट सिलेक्शन इन EIA फॉर इंडस्ट्री, तो क्या है इसका आंसर आएगा जी इंटीग्रेटिंग लैंड यूज डेटा टू लोकेट सेंसिटिव हैबिटेट एंड इकोसिस्टम। According to EIA notification 2006, what is the maximum duration for the environment clearance for a project under category A is valid? तो 112 का यहाँ पे आंसर आएगा जी B 7 year। 113 क्वेश्चन क्या है? According to the EIA notification 2006, what is the minimum distance from the high tide line that should be maintained for building new structure in the coastal regulation zone? CRZ 1 कौन सा है? तो हमने CRZ zone आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा B 200 meters। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ इम्प्रिजमेंट स्पेसिफाइड इन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन? तो इसका भाई आंसर है डी 10 इयर्स के लिए। कितने के लिए? 10 साल के लिए आप जेल जा सकते हैं। 115 है द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 वाज अमेंडेड इन 1988 टू इंक्लूड a new chapter specifically dealing with, तो 115 की हम बात करें इसका जो आंसर आएगा वो नॉइज पोल्यूशन इन वाटर bodies। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है? अंडर द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 which terms refers to the maximum amount of pollutants that a particular source is allowed to emit over a specific period? तो 116 की अगर हम बात करें इसका जो आंसर आ रहा है वो है बी एमिशन लिमिट। 117 जो है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान? तो 117 का आंसर है जी मिनिमाइजिंग इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर है जी 118 सेफ्टी ऑर्डर्स इन इंडस्ट्री यूज प्राइमरी फोकस ऑन, किस पे ज्यादा फोकस रहता है? तो इसका जो फोकस रहता है वो रहता है इंश्योरिंग कंप्लायंस विद सेफ्टी रेगुलेशन इन प्रोटोकॉल। 119 है LCA इज कंडक्टेड टू एनालाइज सिस्टमैटिक इंपैक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विंग एनवायरनमेंट। LCA स्टैंड्स फॉर, तो 119 की अगर हम बात करें इसका आंसर आएगा बी लाइफ साइकिल असेसमेंट। आज का लास्ट क्वेश्चन जो आज के पेपर में आया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंसिडर्ड एज ए मैन मेड डिजास्टर? तो इसमें तो टेंशन ही नहीं है। फायर जो है, फायर इसका आएगा अर्थक्वेक, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से आता है, वोल्केनिक भी, ऑप्शन भी और इरोजन भी। हालांकि फायर भी अल्लाह की, जब अल्लाह चाहेगा तब होगा, बट फायर जो है काज हम ही करते हैं, अर्थक्वेक हम काज नहीं करते हैं।
वोल्केनिक eruption नहीं कर सकते और जो नहीं कर सकते फायर जो है इसका आंसर आएगा। तो आई होप आपको लेक्चर जो है आज का पसंद आया होगा और मैंने जैसे लेक्चर आपके डाले हुए हैं, हालांकि जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा था मुझे नहीं लग रहा था कि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हमने देखा कि बहुत क्वेश्चन जो है हमारे जो लेक्चर्स थे, हमने जो क्वेश्चन लेक्चर जो लाए हैं 30-32 लेक्चर, वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मेन चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे, ये क्वेश्चन जो है किस बेस पे पूछा गया, कहां से कितना पूछा गया, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो इसका कट क्या आ सकता है और इसके क्वेश्चन की लेवल क्या था, पेपर पैटर्न का लेवल क्या था, और आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे इसके बारे में। तो आप जुड़िए हमारे साथ टीचिंग बैच में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।